हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हो स्क्रीन पर मेंशन है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 10th क्लास साइंस का चैप्टर है। बिकॉज इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो की थी, और आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर के जैसे थोड़ा एक दो टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आता है, फिर एक दो टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट के इन यानी कि टेक्स्ट के बीच बीच में जो आते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चे, करवाने को तो मैं एन टेक्स्ट भी करवा दूँ, मैं तो करवा दूँगी, लेकिन आपके वो सिर के ऊपर से जाएंगे फिर। ठीक है जी, एक टाइम पे हम सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप अपनी नोटबुक में पहले इन टेक्स्ट को नोट कर लेना, और फिर कल की क्लास में हम एन टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, इससे जो प्रीवियस क्लास हमने ली है चैप्टर की, हमने एक्सप्लेनेशन भी कर ली है। जहाँ पे बोर्ड पे काम करवाने की ज़रूरत थी वो भी मैंने करवा दी है। जैसे इमेज फॉर्मेशन समझा है हमने, बड़ी इंटरेस्टेड तरीके से वो क्लास हमने बोर्ड पे आपकी ले रखी है। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी, एक बार चैनल विज़िट करके वो क्लासेस है जो आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है बच्चे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको मतलब वहीं से सॉल्व करने आ जाएंगे खुद को ही। ओके जी, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको किस तरीके से करेंगे एक बारी मैं थोड़ा आपको ये भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो पहले आपने अपना आंसर थोड़ा माइंड में क्लिक कर लेना है कि इसका ये आंसर है। फिर मेरे आंसर के साथ आपने उसको मैच करके देखना है। ठीक है बच्चे, नहीं तो अगर मैं बताऊंगी आप लोग सीधा उसका क्रैम करोगे तो आपको अपनी फीडबैक नहीं मिल पाएगी कि मुझे जब मैम ने चैप्टर करवाया था तो समझ आया कि नहीं आया। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसने कॉनकेव मिरर की बात की है, इसी तरह कन्वेक्स मिरर का भी क्वेश्चन आ सकता था हमारे पास। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है जो हमने वो डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। तो फोकस है जो, उसको हमने जब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बनाना सीखे है ना, तो मैंने थ्योरी में भी आपको अच्छे से करवाया था वो, और वहाँ पे भी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हम जो फोकस है वो लेके चलते होते हैं। पोल से एफ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और वो जो एफ पॉइंट होता है जहाँ पे सभी इंटरसेक्ट करती होती हैं, मतलब जहाँ से पास करती होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चे, तो आपने इस तरह से जैसे मैंने आंसर दिया है, अपना आंसर अपने माइंड में क्लिक करना है, वीडियो को रोक के कर लेना है बेशक से। ठीक है, और फिर वीडियो को दोबारा उसको प्ले कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये तो बस ये है कि आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होनी ज़रूरी है कि मुझे खुद को कितना आता है। तो चलो अब आपको मैं बताती हूँ इसको आपने नोटबुक में कैसे लिखना है। तो देखो बच्चे, हमारे पास क्या होता है, जो भी लाइट रे पैरेलल होते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर की अगर बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में वो कन्वर्ज करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनकेव है, कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होना, कहाँ पर इकट्ठा होंगी वो स्पेसिफिक पॉइंट पे। कौन से स्पेसिफिक पॉइंट पे, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ठीक है, और कब होंगी वो, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है बच्चे, दिस पॉइंट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ओके जी, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होती है, वो रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, पोल से जब हम चलते हैं, दूर जाते हैं, तो पहले हमारा फोकस आता है, फिर सेंटर आता है। यानी कि जो सेंटर है आपका वो डबल होता है फोकस से, या फिर मैं कहूँ दूसरे तरीके से रेडियस इज फोकस का क्या होती है वहाँ पे वो, जैसे रेडियस को जो हम डिनोट करते हैं ना पी सी से करते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो रेडियस आपकी डबल होती है फोकल्स का, आर इज इक्वल टू 2f। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसने रेडियस दे रखी है तो फोकल लेंथ निकालनी है, एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2। बस ये फॉर्मूला पुट कर दो आप लोग। तो यहाँ से हमारे पास देखो, पहले आपने इस तरह स्टेटमेंट को लिखना आना चाहिए सभी को।
रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 2 इंटू फोकल लेंथ, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f, यानी कि f इज इक्वल टू r/2। r की वैल्यू क्या गिवन है 20, डिवाइड करोगे आप इसको 2 से, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ओके जी, तो फोकल लेंथ है जो गिवन स्फेरिकल मिरर की वो कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दे रखी थी ना, तो फोकल लेंथ भी आपकी सेंटीमीटर में आएगी। ओके जी, क्वेश्चन थर्ड है हमारा, ये आंसर ही दिख गया, पता नहीं आपको भी। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने मिरर बताना है जो ऑब्जेक्ट की इरेक्ट भी और एनलार्ज मतलब बड़ी। ठीक है, तो एक ही मिरर है जो बड़ी इमेज दिखाता है, दूसरा तो छोटी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, कॉनकेव मिरर होता है हमारे पास। ठीक है जी, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बता दी यहाँ पे, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग लेके और इमेजेस बनाना सिखाए थे। जिन बच्चों को आज तक कभी भी इमेज बनाना नहीं आए ना, वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, वो क्लासेस है जो प्रीवियस आप लोग ज़रूर देखना, बोर्ड वाली क्लास स्पेशली। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल्स में जो आपका एक होते हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं व्हीकल में, एक तो आगे की तरफ लगा होता है और एक साइडों में लगा होता है। जो साइडों में होता है ना, जैसे आप लोग बाइक पे बैठ गए, जो आप हैंडल सा पकड़ते हो उसके साथ जो राइट लेफ़्ट लगा होता है, या फिर कार में होते हो, कार में भी ऐसे ही विंडो के बाहर की साइड जो राइट और लेफ़्ट में लगा होता है, तो उनमें नॉर्मल सी बात है, एक मतलब 10th क्लास में आप लोग हो गए हो, खुद नहीं बैठे, मतलब खुद नहीं ड्राइव करी आपने, किसी के पीछे तो बैठे हो ना। ठीक है, या फिर गाड़ी में भी साइड में तो बैठे हो, क्योंकि अभी आप तो 18+ हो नहीं कि आप ड्राइव कर सको। तो आपने एक्सपीरियंस तो किया है इस चीज़ को कि उन मिरर्स में क्या दिखाई देता है, उन मिरर में पीछे के जो भी व्हीकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। अगर ट्रक है ना, ट्रक की भी पूरी इमेज दिखाई देती है। तो ट्रक की पूरी इमेज क्यों दिखाई दी भाई, क्या रीज़न होगा इसका। जो ये है हमारा पूरी इमेज को कवर करता है, छोटी इमेज दिखाता है, क्योंकि अभी ऊपर बता दिया बड़ी इमेज तो कॉनकेव मिरर दिखाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ आपको, कि कहीं आप उल्टा ना लिख दो जाके एग्ज़ाम में कि बड़ी इमेज आपको कॉन्वेक्स दिखाएगा। कॉनकेव बड़ा है या कॉन्वेक्स, स्पेलिंग देखो, कॉनकेव में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कॉन्वेक्स में आपके 6 हैं। तो जिसके उसमें लेटर कम है वो छोटी इमेज दिखाएगा, जिसके में ज़्यादा लेटर हैं वो बड़ी इमेज दिखाएगा। सो सिंपल है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों प्रेफर करते हैं मैंने आपको समझा दिया है। इसको अब देखो कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, और फोर्थ क्वेश्चन भी। कॉन्वेक्स मिरर गिव अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दैम। जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वर्चुअल भी बनाते हैं, इरेक्ट मतलब सीधी होती है वो, बट डिमिनिश होती है तभी वो इतने व्हीकल्स को कवर कर पाता है। ठीक है, दे आर प्रेफर्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वाइडर फील्ड हमें दिख जाता है, मैक्सिमम फील्ड हमें वहाँ से दिख जाता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है अपने पीछे की ट्रैफिक को देखते हुए अपनी ड्राइविंग कंट्रोल रखता है। ठीक है जी, they are preferred as a rear view mirrors in vehicle because they give a wider field of view which allows the driver to see most of the traffic behind him. ओके बच्चे, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट इन टेक्स्ट आई थिंक कंप्लीट हो गया है ये। अब हमारे पास है सेकंड इन टेक्स्ट। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में ज़्यादातर वो कॉन्सेप्ट किए हैं, और नेक्स्ट में हमारा ये मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आया था जब हमने रीड किया था। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 32 सेंटीमीटर। ऊपर भी आया था ना एक क्वेश्चन अभी ऐसा ही, तो सेम है ये क्वेश्चन। कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, आपने उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको 32। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमने इसकी फोकल लेंथ फाइंड कर ली है कॉन्वेक्स मिरर की, सिंपली वही फॉर्मूला लगा के r इज़ इक्वल टू 2f, और फिर f की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से
r/2, r की वैल्यू है 32, 32 को जब हम यहाँ पुट करते हैं 32/2 कितना आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, हैंस द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। ये नीचे वर्डिंग में लिख के आना भी ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ से इंप्रेशन बनता है। उसके बाद है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ी इमेज तो कॉनकेव मिरर दिखाता है, सबको पता ही लग ही गया ये, है ना। अब न्यूमेरिकल है ये तो, हाँ जी न्यूमेरिकल है ये तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है कि जो कॉनकेव मिरर है ना वो 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है आपको u, v आपको नहीं गिवन, v हमने निकालना है, लेकिन v निकालने के लिए उसने हमें एक कंडीशन दे दी है कि जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट से वो 3 टाइम मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो इसको हम मिरर फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हैं, या मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट से कर लो तब ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी है ना। तो पहले आपको मैग्नीफिकेशन का पता होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन हमें ये बताता है कि हाउ मैग्नीफाइड इज़ द इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी दे रखा है उसकी इमेज है जो उससे कितना मैग्नीफाई है, कितनी बड़ी है, ठीक है। तो एम का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डिवाइड में आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर डिस्टेंसेस के केस में हम इसकी बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रियल इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, तो ऊपर इमेज की डिस्टेंस, नीचे हमारे पास ऑब्जेक्ट की, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती होती है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इसीलिए लगा रखा है, ठीक है बच्चे। तो m इज़ इक्वल टू h1/h0 या फिर -v/u। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हमने ले लिया h0 से या फिर h से। इमेज की जो हाइट है वो उसने हमें बता रखी है कि 3 टाइम है उससे, और इमेज हमारी रियल है, इसके लिए आप नेगेटिव ले लो, ठीक है। अगर वर्चुअल होती तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता। ये हमने कार्टेशियन साइन इक्वेशन कर रखी है, तो वहाँ पे सीखी थी ये चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव। कहीं अब सोचो कि मैम क्रैमिंग करवा रहे हैं हमें, ठीक है। पहले चैप्टर की वीडियोस सारी अच्छी तरह से देखना बच्चे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो मतलब कार्टेशियन साइन इक्वेशन वाला आसान सा टॉपिक है, एक क्लास में ही हो गया था वो, बीच में 5-7 मिनट का ही था। अब देखो यहाँ पे -3h/h, ठीक है, हाइट का फॉर्मूला लगाया, राइट साइड डिस्टेंस का लगा दो -v/u। h से h कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर 3h के साथ h है, एक डिवाइड में है, और v/u की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3 आ गई है, ठीक है। यानी कि u आपका कितना है -10 सेंटीमीटर, और v फिर कितना आ जाएगा 3 × -10 करेंगे तो आपका जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, -30। नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर बनी है 30 सेंटीमीटर पर बनी है, इन फ्रंट ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमें कॉनकेव मिरर यहाँ पर गिवन था। ओके बच्चे, उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन है जो समझ आ रहे हैं। बाकी डोंट वरी, इसकी भी आपको एक बोर्ड पे क्लासेस मिल जाएगी, न्यूमेरिकल्स की भी, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि कल को ही वो क्लास है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे सोल्व करके दिखाऊंगी। बच्चे टेंशन मत लो, चैनल पर कनेक्टेड रहना, विजिट करते रहना, ओके। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन, अरे मैंने आंसर भी दिखा दिया आपको, नहीं देखा होगा ना, इतने में तो क्या पढ़ लोगे तुम। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ये क्या बोल रहा है कि लाइट की एक रे है जो एंटर करती है, वो कहाँ पे एंटर करती है, वो एयर में वो ट्रैवल कर रही थी और फिर वो वाटर के अंदर एंटर कर जाती है। ओब्लिक है वो, स्ट्रेट तो नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गई तो ओब्लिक होगी। डज द लाइट रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई। तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि हमारी जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ झुकी है या नॉर्मल से दूर गई है, और उसका रीज़न भी बताना है कि ये क्यों हुआ ऐसा, ठीक है बच्चे। तो पहले आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो इसका क्या था। एयर है जो हमारे पास रेयर मीडियम है, वाटर है जो हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएगी। तो आपको आधा आंसर तो मिल गया, लाइट रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और वाई पूछा है फिर उसने, ऐसा क्यों होता है। तो ये होता है बच्चे क्योंकि जो मीडियम की डेंसिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं।
और डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटीज ऑफ मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी, दोनों कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। तो हमारी जो लाइट रे है उसका बिहेव है जो हम वहाँ से स्टडी करते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो, द लाइट रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब इसने इस लाइन को यहीं पे फिनिश कर दिया ना, क्योंकि इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आप लोग भी ऐसे ही आंसर देने की ट्राई किया करो, इसीलिए मैंने इस तरीके से आपको ये प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। When a ray of light travel from an optically rarer medium to an optically denser medium, it gets bent towards the normal. ये bent हो जाएगी कहाँ पे, नॉर्मल की तरफ। Since water is optically denser than air, ठीक है, वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है एयर से ज़्यादा है, तो इसीलिए a ray of light traveling from air into water will bend towards the normal। ओके जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन और आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर पाओगे। आपका कोई क्लास टेस्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब सेकंड क्वेश्चन है जो इसमें न्यूमेरिकल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। लाइट है जो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है और वहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है। वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। हमने यहाँ पे क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट बतानी है ग्लास के अंदर, ठीक है। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो हमने बतानी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ दिस। तो वैक्यूम के अंदर हमें जो स्पीड है वो गिवन है, ठीक है। तो वैक्यूम में तो ये फिक्स ही होती है। अगर आपको कई बार क्वेश्चन में ना भी गिवन हो ना, तो आप इसको याद कर लो, ठीक है। फ्री स्पेस में या फिर हम बोलें वैक्यूम में हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी ये फिक्स वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है बच्चे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है यहाँ पे आपको, और हमें एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, दूसरे में निकालना है। सो सिंपल, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है। फॉर्मूले में 3 क्वांटिटी होती हैं, 2 आपको गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमने फॉर्मूला लगा देना है इसका। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नीचे आती है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि जिसके विद रिस्पेक्ट बात करते हैं वो ऊपर लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख देना है पहले, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में हमने ले लिया है सी और मीडियम में हमने ले लिया वी। सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है आपको ग्लास का, तो वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे। और मीडियम है जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट है जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, किसके अंदर है, ये हमारी ग्लास के अंदर है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है, और आपने ये देखना है कि मीडियम की यहाँ कुछ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, हाँ ठीक है। आगे भी है क्या ये टेबल, आगे भी है। अभी मैं आपको इकट्ठी दिखाऊं ये सारी टेबल, मतलब एक ही पेज पे दिखाऊं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। बस ठीक है बच्चे। तो उसने हमें पूछा है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हमें बतानी है। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है डिपेंड करती होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी हाईएस्ट होगी, और जिसका लोवेस्ट होता है उसकी लोवेस्ट होगी। तो टेबल में ध्यान से देखो, जो यहाँ पे डेंसिटी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है ना। एयर का देखो 1.003 है, फिर 1.31, 33, 36, 44, 46 इंक्रीजिंग है ना, मतलब जो लास्ट वैल्यू है डायमंड की वही सबसे ज़्यादा है। तो हाईएस्ट जो ऑप्टिकल डेंसिटी है आपकी डायमंड की होगी, और जो लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है आपकी वो आपकी एयर की होगी। ओके बच्चे, एक बारी हम चेकआउट भी कर लेते हैं, किसी और बेस पे तो नहीं गिवन है। ऐसे ही ये देखो आंसर है ये आपका, आप देख लो इसको, स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की, क्योंकि जो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी है डायरेक्टली रिलेट करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मीडियम का। जिसका हायर होगा उसकी हायर होगी और एंड वाइस वर्सा, ठीक है बच्चे। तो देखो कैसे लिखोगे अब आप इसको नोटबुक में, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है बच्चे।
A medium which has the highest refractive index will have the highest optical density and vice versa. It can be observed from table 10.3. ये इंग्लिश अब ऊपर समझ तो आ गई है ना, क्योंकि मैंने हिंदी पहले ही बता दी आपको इसकी। ये वही बोल रहा है कि जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, जिसका कम है उसकी कम होगी। तो टेबल से हमें पता भी लग गया कि डायमंड की हाईएस्ट है 2.42, एयर की लोवेस्ट है 1.0003। 3 बार हमारे 0 आएंगी, फिर 3 आएगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास। हमें मटेरियल दे रखे हैं यहाँ ये भी क्वेश्चन टेबल वाला है, इसकी भी बड़ी सी टेबल है, इसको भी एक पेज पे करना पड़ेगा। देखो, यू आर गिवन केरोसिन, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest using the information given in table? तो आपने बताना है कि इनमें से किस में जो लाइट है आपकी ट्रैवल फास्ट करेगी। यहाँ पे ये टेबल है जो इसी के लिए दे रखी है आपको। एक मिनट भाई, पूरी टेबल आपको दिखानी है ना। ठीक है, तो आपको सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है। तो आपने बताना है कि लाइट है जो इसमें से किस में ट्रैवल फास्टर करेगी। तो हमारे पास जो ये लाइट की स्पीड है डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो भी हमने देख लिया। अब केरोसिन की बात कर रखी है इसने 1.44। उसके बाद इसने बात कर रखी है टर्पेंट ऑयल की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। और फिर इसने बात कर रखी है वाटर की, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ठीक है बच्चे, तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी कम होगी उसमें से ही उतना फास्ट ट्रैवल करेगी। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्ट रिलेट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो यहाँ पे आप देखो कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और किस में से फास्ट ट्रैवल करेगी। एक बार ये अपना आंसर देना सभी बच्चे। ऑनेस्टली बच्चे स्क्रीन पर नहीं देखना, अपना आंसर देना है आपने। टेबल ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। तो आई थिंक सो इसका वाटर होना चाहिए, बाकी लेट मी चेक इट। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो बच्चे पहले आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज गिवन बाय द रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बात सभी को पता है। तो यहाँ से जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यहाँ से हम क्या बताते हैं इस रिलेशन से कि लाइट विल ट्रैवल द स्लोएस्ट इन द मटेरियल विच हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे लाइट है जो सबसे स्लो ट्रैवल करेगी। और ट्रैवल द फास्टेस्ट इन द मटेरियल विच हैज़ द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही मैंने आपको बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, बट स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चे, वहाँ पे स्पेस है ना, उसको जगह मिल रही है। डेंसिटी कम होने का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर स्पेस है, बीच में जगह है अच्छी। ठीक है, डेंसिटी जितनी ज़्यादा मतलब वहाँ पर स्पेस की कमी होते जाना। ओके बच्चे, जैसे बस में सीट होती हैं 3 सीटर 2 सीटर, तो 3 सीटर पर एक तो 2 पर्सन बैठे हैं, वो तो हो गया डेंसिटी कम होना। एक उस पर 5 पर्सन बैठे हैं तो वो ज़्यादा होना। समझ गए अब कॉन्सेप्ट क्या है। क्लासरूम में होता है जैसे कैपेबिलिटी होती है 20 की सीटिंग की, बिठा लेते हैं वहाँ पे 40, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, फिर गर्मी लगती है क्लास में, है ना। यही होती है बात। ये थोड़ा सा आपको ऑप्टिकल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करवाना था। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपने लिखना है कि इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 10.3 दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33। देयरफॉर लाइट ट्रैवल द फास्टेस्ट इन वाटर। तो लाइट किस में फास्ट ट्रैवल करेगी आपकी वाटर में। ठीक है बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी और लाइट की जो स्पीड है वहाँ पे सबसे कम होगी। एक तो ये बता सकते हैं, बाकी और देखते हैं अभी। पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिफ़ाइन कर देना यहाँ से ऊपर, अभी 2-3 क्वेश्चनों में वही करने हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है
इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 कंपेयर टू स्पीड इन एयर। मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर आपने फिजिकल मीनिंग बताना था। ठीक है बच्चे, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास डायमंड का वो कितना है 2.42। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर 2.42 कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे लास्ट इन टेक्स्ट पे आ गए हम। वेरी गुड, क्योंकि पावर वाला कॉन्सेप्ट तो कल की क्लास में ही किया था ना हमने, लास्ट में ही आया था वो। तो डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की जो पावर है, लेंस वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, वो 1 डायोप्टर होती है, उसको हमने डिफाइन करना है। तो फोकल लेंथ को जब हम 1 मीटर लेके चलते हैं तब हम पावर को क्या बोलते हैं 1 डायोप्टर। तो आप देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे, अब नोटबुक में कैसे लिखोगे आप। पावर ऑफ लेंस इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है बच्चे, पावर है जो लेंस की कैसे डिफाइन करते हैं, फोकल लेंथ का उल्टा होती है। उल्टा होने को ही इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। ओके, इफ़ P इज़ द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इन मीटर्स। P अगर पावर है एक लेंस की जिसकी फोकल लेंथ f है मीटर्स में, तो P इज़ इक्वल टू 1/f। लेकिन ये ध्यान रखना है f आपका मीटर में होना चाहिए। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। जो SI यूनिट होते हैं ना पावर के, वो डायोप्टर होते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम D से। 1 डायोप्टर इज़ डिफाइन एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, या आप इसको लिखना चाहो तो 1D इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ओके बच्चे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। बस ये 2 ही थे ना कल की क्लास में, न्यूमेरिकल है ये, सेकंड थर्ड भी है, 3 क्वेश्चन होंगे, फिर 1 मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, मतलब 5-7 मिनट की और क्लास है, आराम से बैठे रहो। देखो बच्चे क्या है, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मैं ट्राई करूँगी यहाँ पे आपको समझ आए, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, बोर्ड वाली क्लास भी विजिट कर ले, वहाँ पे सारे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। ठीक है बच्चे, कन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है आपकी नीडल की, और जो नीडल है उसकी डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। यानी कि नीडल आपकी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू की जो वैल्यू गिवन है 50 है। ठीक है, नहीं, ये इमेज की दे रखी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, वी दे रखा है ये आपको, जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, अब सेकेंड लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। वेयर इज़ द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम नीडल को कहाँ पे रखें कि जो इमेज है वो कैसी होगी, इक्वल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हमारे पास एक ही केस होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये उस तरीके से पूछ रहा है डिस्टेंसेस के उसमें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जब हम फोकस पे लेते हैं तभी फोकस पे वो होती है उसकी सेम साइज़ बनता होता है। ठीक है बच्चे, जैसे उसमें सी पे लेते होते हैं हम मिरर के केस में। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1, यहाँ लेंस है ना, तो लेंस के केस में ये सी लेने की बजाय हम ट्वाइस कर देते हैं फोकस का, तो 2f1 इट्स इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f2 ऑन द अदर साइड। तो जब हम 2f1 पे ऑब्जेक्ट को लेते हैं हमारी इमेज 2f2 पे बनती है। फर्स्ट रे ऊपर से पास होके f2 में से पास होती है, सेकेंड रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर जो O होता है वहाँ से पास करती है। इंटरसेक्ट जहाँ करेंगी वो पॉइंट होगा 2f2। ठीक है, ये हमें गिवन है कि जो इमेज है हमारी वो 50 सेंटीमीटर पे बनी है जाके। अब अगर इमेज 50 पे बनी है तो, और वो सेम डिस्टेंस पे बनी है, ठीक है, अब वो तो ऊपर उसने बोले दिया हमें, यानी कि तो आपकी यू की वैल्यू भी क्या होगी 50 होगी। लेकिन यू की वैल्यू जब आप मेज़र करते हो ओ से आप 2f1 की तरफ जाते हो, आप लेफ़्ट हैंड साइड जाते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसीलिए यू की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, फोकल लेंथ एफ हो गई, यू है, वी है। अब हमने निकालना क्या है यहाँ पे, लेंस फार्मूला लगा के एफ निकाल दो आप। ठीक है, क्योंकि पावर निकालनी है ना, पावर के लिए पहले फोकल लेंथ तो होनी चाहिए। तो लेंस फार्मूला है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की और u की वैल्यू पुट करो, एलसीएम लो और इसको सोल्व करो। सबको आता है ना एलसीएम लेना, तो मैथ में एटलीस्ट इतना तो सीख गए होंगे, 10th क्लास में हो गया आप लोग। तो f की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 सेंटीमीटर, लेकिन
अभी ऊपर मैं आपको बता के आई हूँ कि पावर के यूनिट डायोप्टर होते हैं, और डायोप्टर वो कब होते हैं जब फोकल लेंथ आपकी मीटर में होती है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। ठीक है बच्चे। तो पावर ऑफ लेंस आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से 1/f, और ये मीटर में तो 1/0.25। ठीक है बच्चे। अब कई बच्चे तो ऐसे महान हस्ती हैं, उनको ये भी सॉल्व नहीं करना आएगा, ये 1/0.25 लिख दिया। मैं बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ठीक है, यानी कि उसके नीचे 1 लेके जितनी डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा दो, तो 25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ये। ठीक है जी। 25 डिवाइड बाई 100 को कट करोगे तो 1/4 आ गया, लेकिन ये 1 के डिवाइड में 1/4 है, मीन्स 4 आपका ऊपर यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना वो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे +4 डायोप्टर। पावर है जो लेंस की वो हमारे पास क्या आएगी +4 डायोप्टर। अब थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी पैटर्न पे है हमारे पास। देखो, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉनकेव लेंस है हमारे पास, फोकल लेंथ है जिसकी 2 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसकी पावर निकालनी है, तो पावर तो सिंपल है निकालना, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में जो डाइवर्जिंग नेचर होता है उसी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आते हैं। ठीक है। तो जो पावर होती है कॉनकेव लेंस की वो नेगेटिव होती है। ये क्वेश्चन क्यों दे रखा था इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ यही बात समझाने के लिए कि कॉनकेव लेंस की जो पावर है आपकी नेगेटिव होती है। 1/-50 पुट किया है ना इन्होंने यहाँ पे, तो ये आ गया -0.5 डायोप्टर। डी जो यहाँ कैपिटल डी लिखा है ये डायोप्टर के लिए है आपका। ठीक है बच्चे। तो नेगेटिव साइन है जो आपका ये अराइज हुआ है डाइवर्जेंट नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस। पॉजिटिव पावर होती है कन्वेक्स लेंस की और नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की। ओके जी। तो हेंस द पावर ऑफ गिवन कॉनकेव लेंस इज -0.5 डायोप्टर। ओके बच्चे। तो ये थे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, और कल की क्लास में हम ये एन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आए होंगे। स्टिल फिर भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, या मैंने कहीं पे किसी का आंसर गलत बता दिया हो, तो बच्चे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है। क्योंकि हम भी इंसान ही हैं भाई, गलती इंसानों से ही होती है। ठीक है। तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, गलत करने से तो बेटर ही है। अब दूसरे बच्चों का तो गलत नहीं होगा ना, अगर इन केस मैंने कोई गलत बता दिया होगा और आप में से सपोज़ आपने ही नोट कर लिया हो। ठीक है बच्चे। तो अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ चैनल के बारे में। यहाँ पे आपको ना 8th to 12th तक का मटेरियल है जो पूरा मिलेगा, पूरा कंटेंट, पूरा मतलब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी होगी, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, एग्ज़ाम जब आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। ऐसे करवा देंगे कि अगर डेली चैनल पर आप विज़िट करते हो, हमारी सारी क्लासेस आप देखते हो ना, तो 90+ स्कोर आपका ज़रूर आएगा। ठीक है। बस ये है मतलब मेरी आस एक कि साइंस सिंप्लीफाइड के साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना वो 90+ वाले ही हों। ठीक है। बल्कि बड़ा अच्छा लगता है जब मतलब पिछले उसमें स्टूडेंट थे, कनेक्ट में लिंक में थे जो स्टूडेंट, तो अभी 10th का रिज़ल्ट आया था, तो एक हमारे पास बच्चा था 100/100 मार्क्स आए, और हरियाणा में उसकी पोजीशन भी है। ठीक है बच्चे। तो मायने रखती हैं ये सारी चीज़ें। तो वही है, कॉन्टीन्यूटी सबसे ज़रूरी है। जैसे मैं कॉन्टीन्यूसली चैप्टर की क्लासेस देती हूँ आपको, 10th की, कभी 9th की, कभी +1, कभी +2। ठीक है। 8 to 10 की यहाँ पे साइंस है, 11th 12th फिज़िक्स है। 10th पास कर लो, फिर 11th में भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, 12th में भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और 1-2 ईयर तक हम कॉम्पिटिशन का भी पूरा वो ले आएंगे अपने चैनल पर। ठीक है बच्चे। तो समझ रहे हो ना आप सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चे, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन है जो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है बच्चे। वो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है कि हाँ हमारे बच्चे बहुत जुड़ गए हैं और हमें और बहुत काम करना है। ओके जी। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।